Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are geometric mean, harmonic mean and trimmed mean. In the last lecture we have already talked about arithmetic mean. बट उसी लेक्चर को एंड करते करते हमने ये भी समझा था कि हर एक सिचुएशन में अरिथमेटिक मीन जो है वो सूटेबल मेजर नहीं है सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. सो दैट इज़ वाई अदर टाइप्स ऑफ मीन हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स और अब हम जो है उन मीन को स्टडी करेंगे. सो मूविंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड एंड स्टार्टिंग विद द ज्योमेट्रिक मीन. बिफोर डिफाइनिंग इट मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन. देखिए आपके पास दो नंबर्स हैं 2 and 8. आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने को कहा गया है. सो यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनका प्रोडक्ट निकाल लो और फिर इनकी स्क्वायर रूट ले लो. सो 8 into 2 दैट इज 16 और इसकी स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगी 4. ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन. लेकिन हर सिचुएशन में हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं लेना है. यहाँ पर दो नंबर थे इसीलिए स्क्वायर रूट लिया है. अगर 3 नंबर्स होते तो हम उन तीनों को मल्टीप्लाई करते और जो प्रोडक्ट आता उसका क्यूब रूट लेते. अगर 4 नंबर्स होते तो हम चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालते और फिर 4th रूट लेते. अगर 5 नंबर्स होते तो हम उन पांचों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकालते और फिर 5th रूट लेते एंड सो ऑन. तो कहने का मतलब है जितनी वैल्यूज होती है जितने नंबर्स होते हैं उतना ही रूट निकालना है आपको. सो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे लिखा जा सकता है. जितने भी नंबर्स है x1 x2 अप टू xn सबको मल्टीप्लाई कीजिए और उनका nth रूट लीजिए. इट कैन बी डिफाइंड एज अ मीन और एवरेज. ठीक है, विच इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n वैल्यूज फॉर द सेट ऑफ नंबर्स. यानी कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकालिए और फिर उनकी nth रूट लीजिए. nth रूट का मतलब है जितने नंबर्स है वही उतनी ही उसके अकॉर्डिंग रूट निकालनी है. अगर 4 नंबर है तो 4th रूट निकलेगी, 6 नंबर है तो 6th रूट निकलेगी, 9 नंबर्स है तो 9th रूट निकलेगी. इस तरीके से समझना है आपको. 10 नंबर्स है तो 10 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो और फिर उसकी 10th रूट निकालो. इस तरीके से निकालना है. Now one more thing which would be explained by next example. ये देखिए यहाँ पर आपको next example में 3 नंबर दे रखे हैं 4, 16 and 64. There are 3 numbers now. तो हमें अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 into 16 into 64 और इनका क्यूब रूट ले लेंगे. ठीक है, और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आया 16. कैलकुलेट करके दिखाती हूँ मैं आपको एक बार. सो इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके इस तरीके से 4 into 16 into 64 को हम लिख सकते हैं अगेन 4 into 16 टेकिंग क्यूब रूट इज इक्वल टू 4 4 16 और 2 16 हमारे पास पहले से थे. ये 3 16 आ गए और क्यूब रूट लेनी है, एक 16 बाहर आ गया. ये 16 हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया. सो नोटिस करने वाली बात यह है कि 16 जो है वो बीच वाला नंबर है सीरीज में जो कि ज्योमेट्रिक मीन के तौर पे निकल के आया है. सो यहाँ से एक फाइंडिंग और है हमारी कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज आपको दे रखी है और 3 नंबर दे रखे हैं तो जो मिडिल नंबर होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा. दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होती है. जैसे कि यहाँ पर 4 into 4 16, फिर 16 into 4 64, फिर 64 into 4 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा. यानी कि हमने एक कांस्टेंट नंबर ले लिया और हम उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए. ऐसी जो मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होती हैं उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर सीरीज है और 3 ही नंबर है तो जो मिडिल नंबर होगा वही आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल के आएगा. इसको डिफाइन करने का दूसरा भी तरीका है. देखिए अगर 3 क्वांटिटीज या कह लीजिए 3 नंबर्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो जो मिडिल नंबर होता है वही ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ द अदर 2 टर्म्स. यानी कि अगर ए बी और सी 3 नंबर हैं, ठीक है, तो बी जो है यानी कि बीच वाला जो नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, ए और सी का. अब इस एग्जांपल में मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया था, तीनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाला है. बट अभी जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 2 ही नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ए और सी का. सिर्फ अगर फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी 3 नंबर्स है तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए किसका निकालना है, ए का और सी का, 2 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. सो निकाल के देखते हैं कितना आएगा. सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए और सी 2 नंबर का निकालना है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे 4 and 64. सो 4 into 64 दिस वुड बी इक्वल टू 4 into 64 को हम लिख सकते हैं अगेन 4 into 16. ये हो जाएगा
16 इंटू 16 और ये आ जाएगा एक 16 बाहर क्योंकि स्क्वायर रूट लेना था। सो ज्योमेट्रिक मीन 16 ही आया, बीच वाला नंबर ही आया। 4, 16, 64 बीच वाला नंबर ही इस बार भी ज्योमेट्रिक मीन आया, जबकि हमने तीनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाला, हमने दो नंबर्स का निकाला है, ए एंड सी, द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर 4 एंड 64। सो देखिए ए बी सी अगर तीन नंबर्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, चाहे आप तीनों नंबर का निकालो और चाहे आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन बीच वाला नंबर ही आएगा। और ऐसी सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब ये जो है वो क्या हुआ, देखिए b इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं, b इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। ठीक है, ये देखिए ये हमने क्या लिखा है, 4 इंटू 64, तो 4 फर्स्ट नंबर है, 64 लास्ट नंबर है, ए एंड सी। तो ये हमने क्या लिखा है, ए इंटू सी तो लिखा है और उसकी क्या ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं। ठीक है, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आया, 16 के बराबर आया। 16 क्या था, बीच वाला नंबर था, यानी कि ये किसके बराबर है, b के बराबर है, यानी कि b इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। तो ये देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, b इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। और अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये रूट ए सी में का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, सिंपली ए सी बचेगा। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बट ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है जहां पर तीन ही नंबर है और तीनों जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तभी ये चीजें अप्लाई होंगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सो कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5, 25, 25, 125। चार नंबर लिए गए हैं इस बार। सो 5 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 125, चारों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर इनकी फोर्थ रूट लेनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस। इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा जा सकता है, 5 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 125 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5। सो 25 इंटू 5, फोर्थ रूट लेनी है हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 है और लास्ट वाला भी 5 है। सो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। सो 25 इंटू, और तीन 25 ऑलरेडी हमारे पास आ रहे थे, सो 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, चार बार 25 आ गया, फोर्थ रूट लेनी है, सिंपली एक 25 बाहर आ जाएगा, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम फोर्थ रूट निकालते हैं, ऐसे ही फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन हम रूट्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। बट एक क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, क्यों कैलकुलेट करना है? इसका आधा आंसर तो आपको लास्ट लेक्चर में मिल गया होगा, जहां पर मैंने आपको स्पेसिफिकली शो किया था कि जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और अरिथमेटिक मीन जो हम निकालते हैं वो हम एडिशन के बेसिस पे निकालते हैं, हम वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो याद रखना, अरिथमेटिक मीन जो है वहां पर सही रहता है जहां पर सीरीज एडिटिव होती है। जहां पर मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है वहां पर जो है ज्योमेट्रिक मीन इज मोर सुटेबल, क्योंकि इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, हम चीज़ों का प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं और फिर जो है वापस उसको ओरिजिनल रेंज ऑफ वैल्यू में लाने के लिए उसका रूट ले रहे हैं। ये भी आप समझ लो कि ये रूट क्यों लिया जाता है। हम पहले तो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी सेंट्रल वैल्यू ही दिखाएगा, तो है तो ये भी एवरेज एक तरीके से। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज को, तो इट टेक्स ऑन अ वेरी हाई नंबर, बहुत लार्ज नंबर हो जाता है। तो वापस जो हमारा ओरिजिनल सेट था उसी रेंज में वैल्यूज को लाने के लिए रूट लिया जाता है, सो दैट वो एक्चुअली सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सके। हालांकि ये जरूरी नहीं होता है कि जो हमको ओरिजिनल वैल्यूज दी गई थी जमेट्रिक मीन उसी में से एक हो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि भाई जमेट्रिक मीन भी 25 आया और 25 हमारा ओरिजिनल डाटा सेट में भी वैल्यूज थी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल जो वैल्यूज थी उसी में से कोई एक वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन के तौर पे निकल के आए। 24 भी आ सकता था, 20 भी आ सकता था, सो एनी नंबर। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल रेंज ऑफ वैल्यूज है वापस से हमारा नंबर उसी रेंज ऑफ वैल्यूज में आए, तो इसीलिए जब प्रोडक्ट लेते हैं हम, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नंबर बहुत लार्ज हो जाता है, तो वापस ओरिजिनल रेंज में लाने के लिए हम लोग रूट लेते हैं, सो दैट वो सही तरीके से हमारी सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके। मीन या एवरेज वैल्यू का काम होता है जो ओरिजिनल डाटा सेट है, जो सीरीज है, उसको रिप्रेजेंट करना थ्रू अ सिंगल नंबर। सो आई होप इट इज क्लियर, लेकिन अभी हम और क्लैरिटी लाएंगे इस चीज में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
स्पेसिफिकली देखते हैं व्हेन टू यूज ज्योमेट्रिक मीन। इतना तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली है, तो ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा सूटेबल होगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होता है। बट इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी। नाउ सी, this is the example given. The numbers are 1, 3, 9, 27, 81, 243 and 729. ये 7 नंबर आपको दे रखे हैं। सबसे पहले इनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। सो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और 7 नंबर्स हैं तो 7 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 156.1। अब आप देखो ये 156.1, ये जो सिंगल नंबर है, ये जो एवरेज आया है, क्या ये वाकई में इस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। 5 नंबर, 7 में से 5 नंबर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स 156 के आसपास भी नहीं है, उससे बहुत कम है। 1, 3, 9, 27 बहुत कम है 156 से, उसके आसपास भी नहीं है। सो अरिथमेटिक मीन जो होता है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि जो लार्ज वैल्यूज होती है वो उसको ज़्यादा वेटेज देता है। अब ज़्यादा वेटेज का मतलब ये नहीं कि हमने वेटेड मीन निकाला है, नहीं। ज़्यादा वेटेज कैसे हो रही है? जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लार्ज नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, वो ऐड होंगे तो जो सेंट्रल वैल्यू है वो उनकी तरफ आएगी ज़्यादा। सो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का ये ड्रॉबैक है कि वो लार्ज वैल्यूज़ को ज़्यादा वेटेज देता है। इसमें अरिथमेटिक मीन को जो निकालने का मेथड है उसमें इनहेरेंट है ये चीज़। जब भी हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो लार्ज नंबर्स हैं, ठीक है, हमारा जो मीन आएगा उसकी तरफ झुका हुआ होगा। तो इसी वजह से, इसी ड्रॉबैक की वजह से जो है हम लोग बाकी के मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो 156 तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं हुई। अगर हम इसी सीरीज का मीडियन निकालें, मीडियन हालांकि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे के लेक्चर्स में, बट एक बार के लिए बता देती हूँ, मीडियन होती है मिड वैल्यू। मीडियन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अभी बाकी कुछ नहीं समझना उसके बारे में, बस इतना समझ लो मीडियन इज द मिड वैल्यू। तो ये 3 नंबर हो गए, ये 3 नंबर हो गए, बीच की वैल्यू कौन सी है? 27। तो 27 ये मीडियन है, मिड वैल्यू है। अब आप देखो ये जो मीन आया है, मीन भी एवरेज होता है, मीन भी रिप्रेजेंट करता है सीरीज को। तो ये 156 कहीं से भी 27 के आसपास था क्या? नहीं। यानी कि 156 सही तरीके से इस सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब अगर हम इसी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें तो देखते हैं क्या आता है। लेट्स मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और 7 नंबर्स है तो हमें इनकी 7th रूट लेनी है। अब निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन, देखते हैं क्या आता है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ आप लोगों के लिए। सो इट वुड बी 1 into 3 into 9 into 27 into 81 into, ये 243 को हम लिख सकते हैं 81 into 3, 81 into 3 into 729 को हम लिख सकते हैं 243 into 3, 243 into 3। फिर देखिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सो 1 into 3, 3 into 9 को डायरेक्टली अब मैं यहाँ पर 27 लिख देती हूँ, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर उतना ही रहेगा, तो 1 नहीं लिख रही हूँ, एलिमिनेट कर रही हूँ। 9 into 3 27, ये हो गया 27। फिर ये 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं 27 into 3। फिर 81 को हम लिख सकते हैं 27 into 3। फिर ये इंटू 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो इंटू, ये 243 है, 243 को लिखा जा सकता है 81 into 3, 81 into 3, और एक 3 ये लास्ट में बचा, ये आ गया 3। फिर इसको लिख सकते हैं 27 into 27 into 27। फिर ये देखिए, लेट्स सी 3, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा। सो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 27 लिख दिया। एक 27 ये वाला कॉपी हो गया। फिर ये अब बचा 81, तो 81 को लिख सकते हैं 27 into 3, और ये लास्ट के 2 3 बचे हुए 3 into 3। फिर इसको लिखा जा सकता है 27 into 27 into 27 into 27, 1 2 3 4 5 6 times 27। सो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 times 27 कॉपी, और ये 3 into 3 into 3 दैट इज अगेन 27, ये आ गया। तो ये 7 टाइम्स जो है हमारे पास 27 आ गया, और हमको 7th रूट ही लेनी थी, तो एक 27 बाहर आ जाएगा। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया।
सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब आप देखो एग्जैक्टली जो हमारा मीडियन जो मिड नंबर था वही ज्योमेट्रिक मीन में भी निकल के आया है, यानी कि इस वाली सीरीज के केस में ज्योमेट्रिक मीन इज अ मोर सुटेबल मेजर विच कैन रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू। तो ऐसे केसेस में हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमको ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे इस तरीके की एक्सट्रीम वैल्यू दे रखी है। भाई एक तरफ तो इस सीरीज में नंबर्स छोटे छोटे 1, 3, 9, 27, 81 तक, उसके बाद डायरेक्टली आप देखो 250, उस 250 के आसपास पहुंच रहा है, उसके बाद सीधे जो है 700 को क्रॉस कर रहा है। तो ये दो बहुत एक्सट्रीम नंबर्स हैं जिसकी वजह से अरिथमेटिक मीन जो है वो हमें सही वैल्यू नहीं दे पा रहा था। सो अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। इन एक्सट्रीम वैल्यूज को बोलते हैं आउटलायर्स है ये, ठीक है। सो ये आउटलायर्स जो है, एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, इसकी वजह से अरिथमेटिक मीन निकालने पे हमें जो है सही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं मिल रही थी, जबकि ज्योमेट्रिक मीन ने एग्जैक्टली हमको मिड वैल्यू निकाल के दी है। सो ऐसे केसेस में ज्योमेट्रिक मीन इज अ बेटर मेजर। अनदर मीन, ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी अगर आप देख सकें तो 1 into 3 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243, 243 into 3 that is 729। यानी कि ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और आप क्लियरली देख सकते हैं यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज है वहां पे अरिथमेटिक मीन सही सुटेबल मेजर नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन इज गिविंग अस अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो आई होप इट इज क्लियर कब हमें ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करना है। जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव सीरीज होगी, ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंशियली चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ये देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली चीजें अगर हम यही 3 + 3 कर रहे होते, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, नंबर्स जो है इंक्रीज होते लेकिन बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से इंक्रीज होते हैं, वहां अरिथमेटिक मीन सही रहता है। बट जब इस तरीके से रैपिडली नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब नंबर्स होते हैं तब वहां पर ज्योमेट्रिक मीन ही ज्यादा सूटेबल रहता है। सो फॉर लीनियर एडिटिव रिलेशनशिप अरिथमेटिक मीन जो है एप्रोप्रिएट मेजर है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज के लिए। लीनियर का मतलब क्या है ये भी समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल सीरीज है 2 4 6 8, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है ही। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 एंड सो ऑन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। लीनियर भी बोलते हैं इसको। लीनियर क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप जो है वो हमेशा क्या है, 2 2 2 2, गैप हमेशा सेम है। तो इसी सीरीज को हम लीनियर रिलेशनशिप वाली सीरीज भी बोल सकते हैं। तो ऐसी सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन सुटेबल है। जहां पर कंपाउंडिंग हो रही हो, नंबर्स बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज हो, वहां पर ज्योमेट्रिक मीन इज अ मोर एप्रोप्रिएट मेजर। एंड आई होप वी हैव प्रूव्ड इट करेक्टली। आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक बात हो रही थी इंडिविजुअल सीरीज की। अब हमें ये देखना है कि जब हमारे पास डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो तब हम जो है किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, वो स्टडी करते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जो हमने स्टडी किया ये वो लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन x1 into x2 up to xn और इनकी nth रूट। तो nth रूट लिख लो या फिर ब्रैकेट के बाहर 1/n लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सो लॉग ज्योमेट्रिक मीन लॉग gm इज इक्वल टू लॉग, और ब्रैकेट में हमने फॉर्मूला एज इट इज कॉपी कर दिया, बस दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया है। फिर देखिए राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब हम लॉग के साथ लगा हुआ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू प्लस log xn। हर एक वैल्यू का लॉग लेके फिर उसको ऐड कर देना है, ठीक है। और ये जो 1/n था, जो पावर थी, वो जो है कोएफिशिएंट बन जाती है। वो देखो नीचे आ गई, कोएफिशिएंट बन गई 1/n। अब जो है इसको समराइज करते हैं फॉर्मूला को। सारी लॉग वैल्यूज का सम टोटल लेना है। सम टोटल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। सो सिग्मा मीन्स समेशन, समेशन ऑफ लॉग वैल्यूज ऑफ एक्स। सो सिग्मा लॉग एक्स, आई मतलब आईएथ आइटम, फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम अप टू nth आइटम, सबका एडिशन कर रहे हैं। सो सारी जो भी हमारी वैल्यूज होती है उन सबका लॉग लेना है, उसका सम टोटल करना है, और ये 1/n था तो सिंपली डिवाइडेड बाय n। अभी जो है इस साइड के लॉग का हमने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं किया था, तो खाली ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जब ये लॉग राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। सो फाइनल फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन वुड बी एंटी लॉग, ब्रैकेट में सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। Another thing to be noticed here, यहाँ पर एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं,
एक तरीके से हम ये लॉग वैल्यूज का मीन ही तो निकाल रहे हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? x1 x2 सारी वैल्यूज का लॉग लेके उसका सम टोटल ही तो कर रहे हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अरिथमेटिक मीन वाला ही फॉर्मूला एक तरीके से डिराइव होके आया है, बस फर्क इतना है कि हम ओरिजिनल वैल्यूज का टोटल नहीं कर रहे हैं, हम उन वैल्यूज का लॉग ले रहे हैं, फिर हम उनका जो है टोटल कर रहे हैं, n से डिवाइड कर रहे हैं। सो एक तरीके से कहीं ना कहीं अरिथमेटिक मीन जो है, ठीक है, वो जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं। कल को अगर लिख के आ जाए कि द मीन ऑफ लॉग वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज, इस तरीके से अगर थ्योरी में लिख के आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये क्या लिखा हुआ है। तो ये और कुछ नहीं है, आप देखो यहाँ पे लॉग वैल्यूज है, लॉग वैल्यूज का मीन ही तो निकाला है, सारी की सारी जो लॉग वैल्यूज थी उनका समेशन करके n से डिवाइड कर रहे हैं। सो एक तरीके से कहीं ना कहीं अरिथमेटिक मीन की भी यहाँ झलक मिल रही है। फिर एंटी लॉग लेना है हालांकि। अच्छा, यही अगर ग्रुप्ड डाटा होता, ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो अभी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के केसेस लेके आए हैं। अगर ग्रुप्ड डाटा होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसी फॉर्मूला में लॉग एक्स से पहले बस एफ लग जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर मोर क्लैरिटी। सो अभी ये इंडिविजुअल सीरीज ही दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। इंडिविजुअल सीरीज जो है उसको लॉग वाले फॉर्मूला से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर x वेरिएबल दे रखा है, ये वैल्यूज दे रखी हैं, हम इन x वैल्यूज का लॉग ले लेंगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग वैल्यूज यहाँ पे मैंने निकालना नहीं सिखाई हैं, लॉग वैल्यूज टेबल से निकाली जाती हैं, बट इतना लेंदी क्वेश्चन और उसमें एक एक की लॉग वैल्यू निकालनी पड़े, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन में तो इस तरीके का क्वेश्चन आना, मतलब उसका आने का चांस जो है बिल्कुल नहीं है। और अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी तो वो हो सकता है क्या करें कि वो आपको सिंपली लॉग वैल्यूज का टोटल दे दे, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी हो, इतना आ सकता है। सो ये लॉग वैल्यूज यहाँ पर सबकी निकाल ली, ठीक है, इसके बाद इनका सम टोटल कर लिया, तो ये आया 8.925। दिस 8.925 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 5। इसके बाद इसका एंटी लॉग लेना है, ये चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने ये जो टोटल आया था 8.925 लॉग एक्स की वैल्यूज का जो समेशन आया था पहले उसका एंटी लॉग ले लें और फिर एन से डिवाइड करें, नहीं, एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है फॉर्मूला को लगाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समेशन करना है लॉग वैल्यूज का विच इज 8.925, उसको 5 से डिवाइड कीजिए और फिर लास्ट में एंटी लॉग सबसे लास्ट में लेना होता है। सो ये आ गया हमारा आंसर। अगर कभी एग्जाम में ऐसा कुछ आता भी है सो ना के बराबर चांस है कि वो आपको लॉग टेबल दे और आपको लॉग वैल्यूज निकालनी हो, फिर तो इसे एक क्वेश्चन को करने में ही जो है 15-20 मिनट लग जाएंगे। सो वो केस नहीं होगा। हद से हद ऐसा हो सकता है कि आपको लॉग वैल्यूज का टोटल दे दिया गया और आपको बोला गया कि चलो अब निकाल दो ज्योमेट्रिक मीन। सो शॉर्टकट में ही आएगा तो क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ग्रुप्ड डाटा लेते हैं। ये हमने कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सेम तरीके से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स वेरिएबल की रेंज दे रखी है 60 to 80, 80 to 100 एंड सो ऑन। मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो 60 और 80 के बीच की वैल्यू मिड वैल्यू 70, 80 to 100 के बीच की वैल्यू 90। अब मैं आपको मिड वैल्यू निकालना नहीं सिखाऊंगी, देखो बेसिक्स जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अब आगे मैं उनको रिपीट नहीं करूँगी। 100, क्योंकि हर एक लेक्चर में हमें कुछ नया सीखना है तो पुराना वाला बार बार रिपीट नहीं होगा। सो 80 to 100 के बीच में 90, 100 to 120 के बीच में 110 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ऑलरेडी समझो हमको स्पेसिफिक वैल्यूज दे रखी होती, बस इतना ही फर्क है, बाकी सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पहले क्या करना है, पहले एक्स वैल्यूज का लॉग लेना है। पहले log 70 1.845, log 90 1.954, पहले log लेना है x वैल्यूज का, फिर उनको फ्रीक्वेंसी से यानी कि f से मल्टीप्लाई करना है। सो ये जो log वैल्यूज आई हैं इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो 22 इंटू 1.845 दैट इज 40.59, 38 इंटू 1.954 दैट इज 74.25। इस तरीके से जो है लॉग वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका सम टोटल निकालेंगे। ये आया है 324.2। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। सो 324.2 ये आया है हमारा सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग वैल्यूज। सो लॉग वैल्यूज पहले निकालनी है,
फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका समेशन लेना है, फिर इसको n से डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी 160। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 160 यहाँ पे। ये आई वैल्यू 2.02625। इसका फिर एंटी लॉग लेंगे और ये आ गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एक एक करके डिराइव करेंगे प्रॉपर्टीज। पहले ये देखिए क्विक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू रूट ए बी। अगर x इज इक्वल टू रूट ए बी यानी कि x ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स का a और b का, तो स्क्वायर रूट ली गई है। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के ऊपर से रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो सिंपली बस हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है दोनों साइड्स को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब इसी को और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये x एक इधर लिखा रहने दो, b को इधर ले आओ, तो x डिवाइडेड बाय b, b इधर नीचे आ गया, और इधर a लिखा रहने दो और x को इधर नीचे ले आओ, इस तरीके से। तो कुछ नहीं किया गया, सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है चीज़ों को, तो ये हो जाएगा x अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो इसी को इस तरीके से रिक्रिएट किया जा सकता है फॉर्मूला को। नाउ नेक्स्ट, if each object, एक एक करके प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे, if each object in the data set is substituted by geometric mean then the product of the objects remains unchanged। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 27 दो नंबर है, ठीक है, तो 3 इंटू 27 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 3 इंटू 27 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, 9 हमारा ज्योमेट्रिक मीन हुआ। ये कह रहे हैं डाटा सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको सब्सटीट्यूट कर दो ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन 9 निकल के आया, यानी कि हम 3 और 27 वैल्यूज़ की जगह हम ले लेंगे 9 और 9। देन द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 81, रिमेन्स अनचेंज, ये भी 81 आया प्रोडक्ट, और जब हम 3 और 27 को मल्टीप्लाई कर रहेंगे तो भी 81 ही आएगा। ये है प्रॉपर्टी। दो नंबर्स हैं, अगर डाटा सेट में दो हो, तीन हो, कितने भी हों, जितने भी नंबर्स है डाटा सेट में, अगर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं उन्हीं नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से, तो जो प्रोडक्ट होगा उन ओरिजिनल नंबर्स का और ये ज्योमेट्रिक मीन से जो आपने रिप्लेस किए हैं ओरिजिनल नंबर्स, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो उतना का उतना ही रहेगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी सेट ऑफ नंबर्स विद द सेम n एंड प्रोडक्ट इज द सेम। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है 2 और 8 दो नंबर है, इनका जो है ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, 2 इंटू 8 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब जो है मैं दो और नंबर ले रही हूँ 4 और 4, सो 8 और 2 का प्रोडक्ट भी 16 होता है, 4 और 4 का प्रोडक्ट भी 16 होता है। हालांकि ये अलग डाटा सेट है, ये अलग डाटा सेट है, ठीक है, तो दो अलग अलग डाटा सेट है लेकिन इनका प्रोडक्ट सेम है। देखो ये 4 4 जा 16, 2 8 जा 16, और सेम n है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज भी सेम है। यहाँ पे भी दो वैल्यूज हैं 2 और 8, यहाँ पे भी दो वैल्यूज है 4 एंड 4, ठीक है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन सेम ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे भी 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन सेम आएगा। सो दो डाटा सेट जिनमें नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होंगी, जिनका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम आएगा, उनका ज्योमेट्रिक मीन भी ऑब्वियस सी बात है कि सेम ही आएगा। नेक्स्ट, इसको इरेज कर रही हूं ताकि मैं आगे की प्रॉपर्टीज डिराइव करा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। The geometric mean of the ratio of corresponding observations of two series is equal to the ratio of their geometric means। रेशियो ले लो, दो सीरीज हैं अलग अलग, तो यही दो सीरीज ले लेते हैं। एक सीरीज है 3 एंड 27, एक है 2 एंड 28। दोनों के करस्पॉन्डिंग नंबर 3 एंड 2, 27 एंड 8, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रेशियो ले लो, तो ये हुआ रेशियो 3/2, दूसरा रेशियो हुआ 27/8, ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, द जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू सीरीज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। अभी हमने दोनों करस्पॉन्डिंग नंबर्स का दो डाटा सेट के रेशियो ले लिया, अब इनका कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देखो कितना आएगा। इनका जो है ज्योमेट्रिक मीन, नंबर्स तो दो ही हुए, 3/2, 27/8, और इनका स्क्वायर रूट लेना है हमको। सो वेरी सिंपल, 3 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, इसका हमको रूट लेना है,
सो 3 into 27 can be written as 3 into 3 into 3. नीचे 8 can be written as 2 into 2 into 2. ये हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो ऊपर 3 into 3 बाहर आ जाएगा, नीचे 2 into 2 बाहर आ जाएगा, ये हुआ 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4. तो जो ज्योमेट्रिक मीन आया 9/4, ये क्या है? जो इन सीरीज के ओरिजिनल ज्योमेट्रिक मीन थे उसका रेशियो ही तो है 9/4. यानी कि आप दो डाटा सेट की जो भी सीरीज है, जो भी नंबर्स है, उनका रेशियो ले लोगे और उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो उनके इंडिविजुअल जो ज्योमेट्रिक मीन थे उसी के रेशियो के बराबर आएगा. मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉपर्टी. The GM of the product of the corresponding items of the geometric mean in two series is equal to the product of their geometric mean. Very easy. सिंपली अगेन दो डाटा सेट है, पिछली बार हमने रेशियो लिया था, इस बार हमको प्रोडक्ट लेने हैं करस्पॉन्डिंग नंबर के. सो फर्स्ट नंबर 3, फर्स्ट नंबर 2, दो अलग अलग सीरीज है, अलग अलग डाटा सेट है, उनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है. सो 3 into 2 एक नंबर हो गया हमारे लिए, और दूसरा हो गया 27 into 8. ये नया डाटा सेट बन गया. इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो कितना आएगा. सो इसका ज्योमेट्रिक मीन सिंपली 3 into 2 into 27 into 8, और उसका फोर्थ रूट लेना पड़ेगा हमें. सॉरी, नॉट फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है. ये कह रहे हैं प्रोडक्ट लो, करस्पॉन्डिंग नंबर्स का प्रोडक्ट लो और वो एक नंबर बनेगा. ठीक है. सो 3 into 2 ये एक नंबर बना 6. 27 into 8 करना है हमको. सो 20 into 8 दैट इज 160, 160 एंड 8 7 ज़ा 56. सो 160 एंड 56 दैट इज 216. ये दो नंबर बने. ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं इसी तरीके से करके दिखा देती हूँ सो दैट आप लोग कंफ्यूज नहीं हो. सो हमने ये प्रोडक्ट लिया करस्पॉन्डिंग नंबर्स का. अब हमारे पास ये दो नंबर आए हैं 6 and 216. इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है. तो 6 into 216 दो नंबर है, स्क्वायर रूट लेना है इनका. तो ये हो जाएगा 6 into 216 को हम लिख सकते हैं 6 into 6 into 6. स्क्वायर रूट लेना है तो सिंपली 6 into 6 दैट इज 36. 36 आया ज्योमेट्रिक मीन. अब आप देखो जो ओरिजिनल ज्योमेट्रिक मीन थे सीरीज के 9 और 4, उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा 36 होगा. 9 4 ज़ा 36. यानी कि अगर हम दो डाटा सेट के करस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो जो ओरिजिनल डाटा सेट के ज्योमेट्रिक मीन के थे उनका प्रोडक्ट भी उतना ही आएगा जितना कि नया ज्योमेट्रिक मीन आया है. ये है प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिक मीन की जो कि आपको प्रूव करके दिखाई है. Moving on to next slide now. Now we will understand the usage of geometric mean practically, कि practical life में इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. इसको जो है हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं या टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं. क्यों? कंपाउंडिंग जो होती है वो ओवर द ईयर्स जो है ज़्यादा मुनाफा देती है और ओवर द ईयर्स ही होती है. अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस हो तो याद रखना हमेशा अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल होगा. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज मिलता है हम लोगों को. तो उन केसेस में मल्टीप्लिकेटिव सीरीज बनती हैं. तो कंपाउंडिंग के केसेस में हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होगा. एक एग्जांपल देती हूँ आपको. म्यूचुअल फंड्स हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIPs है, शेयर मार्केट है. इसमें इन्वेस्ट करो तो क्या बोलते हैं कि भाई जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे मुनाफा उतना ज़्यादा होगा, रिटर्न उतना ज़्यादा होगा. क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ ईयर्स मैटर. जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है. सो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर अगर हमको एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालनी है तब हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए इसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट या टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. टाइम वेटेड क्यों? यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स के लिए कंपाउंडिंग होनी है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा. एनुअल ग्रोथ रेट्स जो होते हैं वो जब हमें उनका एवरेज निकालना हो वहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होगा. Another thing, it must be used with positive numbers. Why only with positive numbers? Why not with negative numbers? क्योंकि इसमें रूट निकालनी होती है. अब टेक्निकली अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर की रूट निकालेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल. नेगेटिव नंबर की रूट नहीं निकाली जा सकती, और अगर निकाली भी जाएगी देयर आर फ्यू वेज इन मैथमेटिक्स जिससे नेगेटिव नंबर्स की भी रूट निकाली जाती है, बट दैट इज इमेजिनरी देन. तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स से ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर से नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपको कोई सीरीज़ ऐसे दे रखी है -2, -4,
तो हालांकि दोनों नंबर नेगेटिव है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो सिंपली जो है सिंपल सी बात है, 8 रह जाएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब हम जो है रूट निकाल पाएंगे, तब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखो कि सिर्फ नंबर्स को जो देख के हम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नंबर्स नेगेटिव है तो रूट नहीं निकल सकता ज्योमेट्रिक मीन, उनका प्रोडक्ट देखना है। यही अगर ऐसा हो -2 इंटू 4, फिर जो नंबर आएगा प्रोडक्ट आएगा वो -8 होगा, फिर इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा। सो हमें जो है ये देखना, सिर्फ नंबर्स नहीं देखने हैं, हमें ये देखना है कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो रूट निकल जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, और अगर प्रोडक्ट जो है वो ही नेगेटिव आ रहा है फिर ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि कहते हमेशा ऐसे हैं, बोलने में हमेशा ऐसे आता है कि नेगेटिव नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाला जाता। एनीदर थिंग, क्या अगर डाटा सेट की कोई भी वैल्यू 0 हो तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं? देखो निकाल तो सकते हैं, लेकिन क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। भाई डाटा सेट में कितने भी नंबर्स हो, अगर एक भी नंबर 0 है और आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो प्रोडक्ट 0 ही आएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन 0 ही आएगा उस केस में। फिर देखिए और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हो, मतलब पावर दे रखी हो। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 है तो उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज हुई। तो पावर्स वाले नंबर जहाँ होते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज जहाँ होती है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, जब भी हमें परसेंटेजेस के साथ काम करना होता है, एवरेज परसेंटेज निकालनी है, एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट निकालना है एवरेज, या एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो इन सब जगहों पे जो है ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। अच्छा याद रखना, जब ओरिजिनल वैल्यू हो, ओरिजिनल नंबर्स हो, वहां पर अरिथमेटिक मीन ज़्यादा सूटेबल रहता है। लेकिन जब उन्हीं वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, भाई परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी नंबर दे रखा है उसको डिवाइड करते हैं टोटल से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब जाके वो परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब परसेंटेज की फॉर्म में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है उसका एवरेज निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन, और जब ओरिजिनल वैल्यूज होती है तो फिर अरिथमेटिक मीन ज़्यादा सूटेबल होता है। देन वॉलेटाइल नंबर्स, मतलब रैपिडली चेंजिंग नंबर्स हो, ठीक है, बहुत इजीली जो चेंज हो जाएं और बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हो, अनप्रेडिक्टेबल हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पर ऐसे नंबर्स के साथ भी ज्योमेट्रिक मीन ही इस्तेमाल होगा, बिकॉज मे बी दे आर कंपाउंडिंग वेरी फास्टली, दे आर चेंजिंग वेरी फास्टली, और ज़्यादातर मल्टीप्लिकेटिव सीरीज में नंबर्स बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं। देन उन सीरीज में जहाँ पे सीरियल कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब विच आर रिलेटेड, स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल ले लो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का एग्जाम्पल ले लो। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग स्टॉक मार्केट्स है, अलग अलग जो है वो हैं इंडेक्सेस हैं। अगर एक भी इंडेक्स जो है वो फॉल करता है या हाई होता है तो बाकी के इंडेक्सेस पे भी असर होता है। किसी भी कंट्री में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आज की तारीख में ग्लोबली सारे नेशंस कनेक्टेड है, दूसरे देश की स्टॉक मार्केट में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि एक ही देश के सारे सेक्टर्स भी आपस में कनेक्टेड है, एक सेक्टर में कोई चेंज होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे में दिखेगा। तो यहाँ पर कोरिलेशन है, रिस्क, रिटर्न, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें कोरिलेट करके आपको आपका रिटर्न देती है। जितना ज्यादा रिस्क लोगे, जितने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे, कहते हैं उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। सो ऑल द फैक्टर्स आर कोरिलेटेड। तो जहां पर इस तरीके का कोरिलेशन हो फैक्टर्स के बीच में, ठीक है, वहां पर भी जो है ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में जब आपको कोई सिंगल वैल्यू निकालनी है तो वो एक वेरिएबल या एक फैक्टर से निकल के नहीं आती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके फाइनली स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स निकल के आते हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर भी बहुत सारी वैल्यूज़ को मिला जुला के रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है जो कि आपस में कोरिलेटेड है। सो उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है बहुत जगह पे, तो ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल होगा ऐसे केसेस में। तो देखिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी हम स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की बात कर रहे हैं, क्यों ज्योमेट्रिक मीन एक बेटर मेजर है एवरेज रिटर्न, एवरेज रिस्क वगैरह कैलकुलेट करने के लिए? क्योंकि ये हमको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, कंपाउंडिंग मीन्स ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करी जाती। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता है। सो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है इनकॉर्पोरेट कर सकता है ज्योमेट्रिक मीन, इसीलिए इसको इन सब चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में, स्टॉक मार्केट में एवरेज रिटर्न वगैरह कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न्स पोर्टफोलियो में, ठीक है, एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए, इंडेक्सेस और ट्रेंड एनालिसिस में। अब इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस आर इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस।
स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं जो देश का जो प्राइस लेवल है, जो इन्फ्लेशन लेवल है, उसको इंडिकेट करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स जो आपस में कोरिलेट होते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन से ये इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टॉक मार्केट का जब कोई इंडेक्स बनेगा तो वो एक शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। उस स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू होती हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ऐसे ही जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है तो किसी भी एक इस्तेमाल करे जाने वाली चीज़ के बेसिस पे नहीं बनता है। हम एक कंज्यूमर हैं, हम साबुन भी इस्तेमाल करेंगे, हम शैम्पू भी इस्तेमाल करेंगे, हम खाने पीने की चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल करेंगे, हम क्लोथ भी इस्तेमाल करेंगे, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो इन सब चीज़ों का प्राइस कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, उसके हिसाब से पता चलेगा कि देश में महंगाई कितनी बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनेगा वो भी बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे बन रहा है जो कि आपस में कोरिलेटेड हैं। इसी वजह से इन केसेस में भी ज्योमेट्रिक मीन का ही इस्तेमाल होता है। देन फॉर ट्रेंड एनालिसिस हमको जो है फ्यूचर परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ की प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर जो है रिटर्न क्या होगा स्टॉक मार्केट में, या फ्यूचर प्राइस क्या होगा किसी शेयर का, या इंडस्ट्री वालों को जानना है फ्यूचर डिमांड कितनी होगी हमारे प्रोडक्ट की। तो फ्यूचर वैल्यूज जहाँ पर प्रेडिक्ट करनी है वहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होगा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर चीज़ें कंपाउंड होती हैं। फिर सेल डिवीजन, बैक्टीरियल ग्रोथ, ऐसी साइंटिफिक स्टडीज में भी ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है। बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, वो कितने गुना ग्रो करता है, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स ग्रो कर जाता है ज़रा से टाइम में। ऐसे ही सेल डिवीजन के केस में होता है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है इन केसेस में, इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल होगा। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर ज्योमेट्रिक मीन प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन से। तो हार्मोनिक मीन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज कौन सी होती है। सो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से हमें एक सीरीज दे रखी है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। अगर इसी सीरीज में जो नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, उनका हम रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन जाएगी। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो गई। तो एक ऐसी सीरीज जिसका रेसिप्रोकेशन करने पर, जिसका रिवर्स लेने पर हमको जो नंबर्स मिलते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है। और हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फ्रैक्शंस और रेशियोज के लिए किया जाता है। फ्रैक्शंस और रेशियोज को एवरेज करने के लिए हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, n यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं डाटा सेट में x1, x2, x3 एंड सो ऑन, उनका रेसिप्रोकल लेना है। 1/x1 + 1/x2 + 1/x3, इन सबका रेसिप्रोकल लेना है, इनको ऐड कर देना है। और फिर जो n है यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट है उसको डिवाइड कर देना है इस सम से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कि समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x वैल्यूज, यानी कि जो रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी उनका जो समेशन है n को उससे समेशन से, उस सम से डिवाइड कर देना है। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डाटा वैल्यूज। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको पीछे से पढ़ो तब समझ में आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा वैल्यूज, ये डाटा वैल्यूज है x1, x2, x3 एंड सो ऑन, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/x1, 1/x2, 1/x3 और इसका एवरेज, ये हमने एवरेज ही तो किया है। एवरेज में क्या होता है, सम टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। तो ये हमने सारी जो वैल्यूज लिए हैं पहले उनका रेसिप्रोकल कर लिया, उसके बाद उसका एवरेज निकाला है, उनका सम टोटल करके n से डिवाइड करते हैं, बट हमने डायरेक्ट एवरेज नहीं लिख के एवरेज का रेसिप्रोकल लिखा है। देखो n ऊपर आ गया, सम टोटल नीचे आ गया, रेसिप्रोकल लिखा है। सो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है हार्मोनिक मीन के फॉर्मूला को। इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें जो है 4 नंबर्स दे रखे हैं 2, 4, 6 एंड 8। इसका जो है हमको हार्मोनिक मीन निकालना है। सबसे पहले इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकेशन करेंगे, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। इनका समेशन होगा, सम टोटल होगा, और ये कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है डाटा सेट में। 4 डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज वैल्यूज़, ये आएगा इज इक्वल टू 3.84। इस तरीके से हार्मोनिक मीन निकाला जाता है।
Moving on to next slide. I hope you people are clear with the calculations. Calculations आप लोग कर सकते हैं. दो नंबर दे रखे हैं 7 और 9, इंडिविजुअल सीरीज या हार्मोनिक मीन निकालना है. तो एक और तरीका होता है देखो फॉर्मूला लिखने का. लेट्स से दो नंबर है तो 1 अपॉन ए, जस्ट अ सेकेंड, दो नंबर है तो 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इस तरीके से लिखेंगे. अब यहाँ पे एलसीएम ले लो ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा b प्लस ए और ऊपर न्यूमरेटर में 2. फिर इसको सॉल्व करके लिखेंगे, ये ए बी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी. सो इस तरीके से भी हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखा जा सकता है. सो ये देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा गया है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी. सो 2 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 9, 7.875 इज द हार्मोनिक मीन. ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज दे रखी है 2, 4, 5, 11, 14, 5 नंबर है, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है. तो 5 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज नंबर्स, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 11 प्लस 1 बाय 14. आंसर इज 4.495. नाउ देयर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग. फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 1, 4 एंड 4. एक और तरीका होता है लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, वो है ये तरीका. जो भी नंबर्स थे उनके ऊपर हमने जो है माइनस में पावर लगा दी. 1 की पावर -1, 4 की पावर -1, 4 की पावर -1. 3 नंबर है तो इस बार 3 को डिनोमिनेटर में लिखा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसके ऊपर -1 पावर लगा दी. अब ये क्या हुआ, ये हमने किया क्या है एक्चुअल में. देखो जब भी ऐसे लिखा जाए 2 की पावर -1, जब भी किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में लिख देते हैं, तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है 1/2. 2 की पावर अगर -1 है तो 1/2. अगर 3 की पावर -1 है तो उसको लिख सकते हैं 1/3. उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है. और अगर नंबर इस तरीके से दे रखा हो 2 डिवाइडेड बाय 3, नंबर इस तरीके से दे रखा हो फ्रैक्शन में ऑलरेडी और इसकी पावर -1 है, अब कैसे लिखेंगे. तो सिंपल सी बात है, इस पूरे नंबर को हम 1 से डिवाइड करके लिखेंगे. यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको. सो ये जो पूरा नंबर है 2/3 की पावर -1, सो 1 डिवाइडेड बाय 2/3 इस तरीके से लिखेंगे. तो क्या होगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा. यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ तो अगर ऑलरेडी कोई नंबर फ्रैक्शन में और उसकी पावर -1 है तो सिंपल सी बात है उसका अपोजिट लिख दो, रिवर्स कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे ये पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, माइनस की पावर हटाने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे चीज़ें. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो 3 और ये नीचे आ गया 1 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1. फिर इसको ऐसे लिखेंगे 3. अब 1 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1. 4 की पावर -1 है तो ये 1/4 और 4 की पावर -1 है तो ये 1/4. ये देखो ये आ गया लिखा हुआ, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ गया. सो ये लिखने का एक और तरीका है. जब हम हार्मोनिक मीन स्टडी कर रहे हैं तो -1 जो है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है अगर पावर में दे रखा हो, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए है. सो आई होप इट इज़ क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब बात करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की, कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे सॉल्व करना है. तो देखिए जो फॉर्मूला है हमारा वो फॉर्मूला वही रहेगा, बस फ़र्क क्या आ जाएगा. हमारा फॉर्मूला था n, नीचे डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ 1/x. अब यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी. अभी तक हम जितने भी मीन के केस पढ़ते आए हैं सब में हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन में लिख रहे हैं. हम फ्रीक्वेंसी को न्यूमरेटर में लिख रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं x वैल्यू से. ये देखिए n समेशन दैट इज सिग्मा f/x, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x वैल्यू से. सो देखिए x वैल्यूज दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी वैल्यूज दे रखी हैं. पहले 1/x, ठीक है, 1/x यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2. जस्ट अ सेकेंड.
1 divided by 2 must be 0.5 and f by x 2 by 1 must be 2. तो ये क्या लिखा हुआ है, गड़बड़ है कुछ. अच्छा, this is no, this is not even in case जब individual series हो 1 divided by x. फाइन, ओके फाइन. सो इन लोगों ने पहले क्या किया है, वैसे तो डायरेक्टली क्या होता है, यूजुअली जो सॉल्व करने का तरीका है, हम लोग डायरेक्टली f बाई एक्स वैल्यू ले लेते हैं भाई. 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 4 डिवाइडेड बाई 3 1.332, 6 डिवाइडेड बाई 5 1.2. इस तरीके से डायरेक्टली f बाई एक्स कर लेते हैं. अब थोड़ा लेंदी किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स लिया है पहले, ठीक है. सो 1 बाई 1 इज 1, ठीक है. then 1 by 3 is 0.333, then 1 by 5 is 0.2. पहले 1 by x निकाला है, फिर फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है. सो 2 into 1 is 2, 4 into 0.333 1.332, 6 into 0.2 1.2. और ऐसा क्यों किया गया, ये भी लॉजिक समझो. यहाँ पे डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, n न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सिग्मा f डिवाइडेड बाई x. बट इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है n, और हमारा जो फॉर्मूला था सिग्मा 1 बाय एक्स, दिस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय दिस. अभी तक हम जितने भी मीन के केसेस पढ़ते आ रहे थे, जहां पर भी फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाता था, वहां सिंपली हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते थे. यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखें f बाय एक्स, तो डायरेक्टली लगता है कि डिवाइड किया गया, जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया गया है 1 बाय एक्स से. सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. कैसे भी लिखो, कैसे भी समझो, एक ही चीज़ को कहने के दो तरीके हैं. सो इट इज़ n डिवाइडेड बाय सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू 1 बाय एक्स लिख लो, इस तरीके से सॉल्व कर लो, या डायरेक्टली f बाय एक्स लिख लो. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. फिर ये f बाई एक्स जो वैल्यूज़ थी, इनका समेशन किया गया, टोटल आया 7.879 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 42. सो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n मतलब सिग्मा f, that is 42 divided by sigma fx values, that is 7.879. The answer is 5.331. Moving on to next slide. अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी सेम फार्मूला ही लगेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. बस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमको डायरेक्टली स्पेसिफिक एक्स वैल्यूज़ दे रखी होती है. कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो तो हमको रेंज दे रखी होगी, हम मिड वैल्यू निकालेंगे, और जिस तरीके से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करा है वैसे ही कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी सॉल्व होगा. नथिंग न्यू. अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की कि इसके और क्या यूजेज है, प्रैक्टिकली इसके क्या यूजेज है. सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझनी है कि हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल हमको कब करना है, जब वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शंस में हो, रेशियोज हों. याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन परसेंटेजेस में ज़्यादा काम आएगा. हार्मोनिक मीन जब वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रैक्शंस में दे रखी हों, रेशियोज जब हमको दे रखे हों किसी चीज़ के, तब हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है. तो इसमें भी क्या है, हम एवरेज रेट या रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं किसी चीज़ का. मीन है तो एवरेज वैल्यू ही निकालेंगे, लेकिन सिचुएशन अलग है. ये निकाला जाता है रेशियोज और फ्रैक्शंस के केस में. अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपको समझाती हूँ. नीड्स टू बी कैलकुलेटेड एज इट असाइंस, पूरा ही पढ़ लेते चलो. हार्मोनिक मीन इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज, एक प्रकार का एवरेज है, विच इज़ यूज्ड इन सिचुएशंस, उन सिचुएशंस में यूज होता है जहाँ पर हमको एवरेज रेट या रेट ऑफ चेंज निकालना है. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में भी यही था, जहाँ पर एवरेज रेट या रेट ऑफ चेंज निकालना है, बट वहाँ परसेंटेजेस के साथ, यहाँ रेशियोज के साथ काम होगा, यहाँ फ्रैक्शंस के साथ काम होगा. Average rate or rate of change needs to be calculated as it assigns equal weight to all the data points in a sample. How is it possible? क्या ये हर एक डाटा वैल्यू को इक्वल वेट देता है? बिल्कुल. हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब तक कि फ्रीक्वेंसी पिक्चर में नहीं आए, फ्रीक्वेंसी को भूल जाओ अभी. अगर फ्रीक्वेंसी पिक्चर में नहीं आती है तो हमारा फॉर्मूला है ये n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x वैल्यूज. तो ऊपर क्या आ रहा है n. अब लेट्स से हमारे को एक डाटा सेट दे रखा है, उसमें नंबर है 2468. ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं 2468, ये 4 नंबर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4. ठीक है, एंड समेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. तो ऊपर क्या आया, 4 आया, यानी कि इसको 1 काउंट किया, इसको 1, इसको 1, इसको 1, यानी कि हमारे डाटा सेट में जितने भी नंबर्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, ये सबको इक्वल वेट दिया गया. ये इस चीज़ से, न्यूमरेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है कि सबको जो है इक्वल वेटेज दिया गया. हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है, फिर न्यूमरेटर में n हो जाता है सिग्मा f के बराबर, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर.
तो वो थोड़ा अलग केस हो जाता है। बट जब तक इंडिविजुअल सीरीज की बात चल रही है तब तक हम सिंपली हर एक नंबर को 1 काउंट करके टोटल करके लिख रहे हैं, यानी कि हम सारे के सारे डाटा पॉइंट्स को इक्वल वेटेज दे रहे हैं। फिर देखिए ज़्यादातर रेशियोज का एवरेज निकालने में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेशियोज भी ज़्यादातर फ्रैक्शंस में होते हैं और फ्रैक्शंस के लिए हार्मोनिक मीन ही इस्तेमाल होगा। फिर देखिए इट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट वेट टू द स्मॉलेस्ट आइटम। अब ये थोड़ी विपरीत बात नहीं हो गई? अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है। इस चीज़ का मतलब ये है, जब ये कहा गया कि सारे डाटा आइटम्स को इक्वल वेट मिला, तब बात न्यूमरेटर की हो रही थी। और ये वाली जो बात है कि हाईएस्ट वेट टू द स्मॉलेस्ट आइटम, ये बात कही गई है रेसिप्रोकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एंड 1/4, ठीक है। 1/2 कितना होता है? 0.5 एंड 1/4 कितना होता है? 0.25। अगर मैं खाली नंबर लूं 2 और 4, तो 2 और 4 में से बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है, और 2 जो है वो छोटा है, 4 बड़ा है। लेकिन जब मैंने इनका रेसिप्रोकेशन लिया, मैंने 1 से डिवाइड करके लिखा, तो 1/2 की वैल्यू आई 0.5 और 1/4 की वैल्यू आई 0.25। अब वैल्यू ये वाली बड़ी है 0.25, अब 1/2 की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। इससे ये बात साबित होती है कि इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट वेट टू स्मॉलेस्ट आइटम। जो सबसे छोटा आइटम होगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि 1/2 जो है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट वेट टू द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ अ सीरीज। स्मॉलेस्ट आइटम क्या था? 2 था। जब 2 को रेसिप्रोकेशन करके लिखा, 1/2 करके लिखा, तो वैल्यू जो है वो ज़्यादा आई, 1/4 वाले से ज़्यादा आई। तो जो स्मॉलर नंबर था, जब हम उसका रेसिप्रोकेशन करके लिखते हैं, उसको 1 से डिवाइड करके लिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है। तो इसी कारण से कहा गया कि हाईएस्ट वेट मिलता है स्मॉलेस्ट आइटम्स को। तो हार्मोनिक मीन सीरीज वहाँ पर भी सूटेबल रहेगी जहां पर बहुत एक्सट्रीम हाई वैल्यूज वाले आइटम है, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जो आउटलायर्स होते हैं, जो एक्सट्रीम हाई वैल्यूज होती हैं। अगर किसी सीरीज में एक्सट्रीम हाई वैल्यूज दे रखी है तो वहां पे हार्मोनिक मीन निकाल लो। क्यों? वही एक्सट्रीम वैल्यूज को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, उसको कम वेटेज मिलेगा। It is applied in finance to average multiples like price earning ratio. Again, ratios के केसेस में इस्तेमाल होता है फाइनेंस में। मार्केट टेक्नीशियंस इसको इस्तेमाल करते हैं फिबोनाची सीक्वेंसेस का पैटर्न जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। अब ये जो है फिबोनाची सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये सीक्वेंस मैं आपको बताती हूँ। नंबर है 0 और 1। तो इसमें इस सीरीज में क्या करते हैं, पिछले 2 नंबर का सम टोटल लेके नया नंबर निकालते हैं। तो 0 + 1, 1 इज द न्यू नंबर। फिर आपको आगे का नंबर अगर निकालना है तो पुराने 2 नंबर 1 + 1 ऐड कर दो 2। फिर नया नंबर निकालना है तो 2 + 1 3। फिर नया नंबर निकालना है 3 + 2 5। फिर 5 + 3 8। फिर 8 + 5 13। फिर 13 + 8 21। ये सीरीज, अच्छा ये सीरीज फाइनेंस वगैरह में इस्तेमाल होती है काफ़ी ज़्यादा। जब इस तरीके की सीरीज में कुछ दे रखा हो हमको डाटा सेट, तब हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करेंगे। बट वाई? इसलिए क्योंकि नंबर देखो कितनी तेज़ी से ग्रो करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था 13 तक, 13 के बाद देखो नंबर सीधा क्या आया है, 13 के बाद 21 आया है सीधे, और 21 के बाद नंबर क्या होगा, 21 + 13 यानी कि 34। तो नंबर्स बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे यहाँ पे, और नंबर्स जब बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे तो मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज आएंगी, बहुत हाई वैल्यूज आएंगी। हार्मोनिक मीन बैलेंस कर देगा, क्योंकि ये 1 से डिवाइड करके लिखेगा। अगर ऐसी कोई सीरीज है और उस पर हार्मोनिक मीन लगाओ, तो ये तो सारे नंबर्स को 1 से डिवाइड करके लिखेगा। तो जो आगे के नंबर्स होंगे, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, जो बहुत बड़ी होंगी, जब उनको हम 1 से डिवाइड करके लिखेंगे तो मतलब उनकी स्मॉल वैल्यू निकल के आएगी, उनको कम वेटेज मिलेगा। तो इस तरीके से डाटा बैलेंस आउट हो जाता है। याद रखना, ये जो कह रहे हैं कि हाईएस्ट वेट टू स्मॉलेस्ट आइटम मिलता है, इसका मतलब ये है कि जो बहुत छोटे नंबर्स होते हैं उनको जब 1 से डिवाइड करके लिखोगे तो उनकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आती है, और जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं उनको 1 से डिवाइड करके लिखोगे तो वैल्यू थोड़ी छोटी आती है। इस तरीके से बैलेंसिंग हो जाती है, और इसीलिए ये इन सीरीज में इस्तेमाल होता है। बाकी द लास्ट थिंग, हार्मोनिक मीन, ठीक है, वो पाइथागोरियन मीन है, लाइक जीएम एंड एएम। तो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन हमने 3 पढ़े, और ये तीनों के तीनों पाइथागोरियन मीन है। इसका क्या मतलब है? पाइथागोरस थ्योरम हम सबने सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। उन्होंने ही अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के कंसेप्ट्स दिए हैं, इसीलिए इन तीनों मीन को भी पाइथागोरियन मीन बोला जाता है। सो क्वेश्चन आ जाए, पाइथागोरियन मीन कौन से हैं? एएम, जीएम एंड एचएम, ऑल दीज 3 आर पाइथागोरियन मीन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
आई होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर कि कहीं पर भी अगर कोई वर्ड लिखा है तो वो क्यों लिखा है हम लोगों को समझना है. And the last one for this lecture is trimmed mean. So trimmed mean क्या है? Now trimmed mean is different. Trimmed mean का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब outliers हो, extreme large या extreme small values हो. Example से पहले समझाऊंगी मैं. ये जो है एक डाटा सेट दे रखा है और उसमें कह रहे हैं 10% ट्रिम्ड मीन निकालो. जैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं वैसे ही ट्रिम्ड मीन भी निकालते हैं, कोई फर्क नहीं है. सम टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है. और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेम जो अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है वही तरीका रहेगा. सो यहाँ पर प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये है क्या. अब 10% ट्रिम्ड मीन का मतलब हुआ कि इस डाटा सेट के लास्ट के 10% नंबर और स्टार्टिंग के 10% नंबर्स को रिमूव कर दो और जो बीच के आइटम बचेंगे उनका मीन लो. देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देयर आर 10 नंबर्स इन टोटल. ठीक है. जितने भी नंबर्स होते हैं उनका परसेंटेज निकालना है. इसमें 10% का आ गया है तो 10 का 10% मतलब एक नंबर. ठीक है. सो लास्ट का एक नंबर हटा देंगे और स्टार्टिंग का एक नंबर हटा देंगे और बीच के जो नंबर्स होंगे उनका मीन वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पर. तो इनके बीच के जो नंबर्स हैं इनका सम टोटल करेंगे तो 198 आएगा और कितने नंबर बचे, 10 - 2 8 नंबर बचे. सो 198 डिवाइडेड बाय 8 24.8. बीच की कहीं वैल्यू आई मतलब सही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. अब यहाँ पे आप देखो 1 एक्सट्रीम छोटा हो गया. भाई 1 के आसपास तो और कोई नंबर है ही नहीं ना, सीधे 17 है. फिर बाकी 17 18 20 20 25 30 32 36 सब आपस में नंबर्स जो है एक तरीके से सीरीज में है. एक तरीके से ये जो नंबर्स हैं आसपास के हैं. उसके बाद 60 एकदम से एक एक्सट्रीम नंबर हो गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया. तो ये बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा नंबर हट गया. इसकी वजह से हमारा जो मीन आया वो एप्रोप्रिएट निकल के आया. सो ट्रिम्ड मीन जो है वो आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यूज को हटा के बीच के नंबर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि हमको एक ज़्यादा बेटर ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो मिल सके. So a trimmed mean removes a small designated percentage of the largest and the smallest values. Largest value end में होगी, smallest value starting में होगी. ठीक है. कुछ परसेंटेज टोटल डाटा सेट में से हमको इन वैल्यूज की हटा देनी है, बचे हुए नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है, वो ट्रिम्ड मीन है. इसका यूजेज क्या है कि जो आउटलायर्स का इफेक्ट होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज का इंपैक्ट होता है हमारे डाटा सेट पे वो हट जाता है. जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो मीन की वैल्यू है वो जो है कहीं ना कहीं टिल्टेड होती है हायर नंबर्स की तरफ. अरिथमेटिक मीन का ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन का ड्रॉबैक है कि जितने बड़े नंबर्स होते हैं क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो अगर बहुत एक्सट्रीम हाई वैल्यूज होंगी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो भले ही हमारे बाकी सारे नंबर्स छोटे हों, हमारा जो मीन होगा वो हाई वैल्यू की ओर निकल के आएगा. ये उसका ड्रॉबैक था. ट्रिम्ड मीन इस ड्रॉबैक को दूर करता है. अभी एक डाटा सेट दे रखा है. अब आप देखिए इसमें मीन निकालना है हमको. ठीक है. तो अगर हम सारी वैल्यूज का सम टोटल करके मीन निकालते हैं तो वो सिंपली आया 36.0. और अगर हम 5% ट्रिम्ड मीन निकालते हैं, 5% ये जो परसेंट होती है बताती है कितने परसेंट आइटम हटाने हैं. इस वाले में 10% हटाए थे, इसमें 5% आइटम हटाने हैं. तो टोटल यहाँ पे 20 वैल्यूज हैं. ठीक है. सो 5% ऑफ 20 का 5% कितना हुआ, 1 वैल्यू. ठीक है. सो स्टार्टिंग की 1 वैल्यू 14 हटा दो, एंडिंग की 1 वैल्यू 80 हटा दो. बीच के जो नंबर्स हैं उनका सम टोटल किया दैट इज 625 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. 20 वैल्यूज थी उसमें से 2 हट गई, 18 बची, डिवाइडेड बाय 18 ये आया 34.7. अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है आप ये देखो 14 और 80 दो नंबर हटाए गए हैं. ठीक है. सो 80 + 14 कितना हुआ, 94. पूरी सीरीज का सम टोटल कितना था, 719. सो 719 - 94 दैट इज 625. नीचे टोटल वैल्यूज 20 थी नॉर्मल अरिथमेटिक मीन में, 20 - 2 वैल्यूज 18 वैल्यूज बची, ये आया 34.7. अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, 14 एक छोटी वैल्यू थी, उसके बाद सारी 20s की रेंज में है, 30s की रेंज में है, और एंड में आके जो है 50 के बाद देखो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई 80. सो इसी वजह से अरिथमेटिक मीन थोड़ा ज़्यादा आया, 36 आया. जब हमने एक एक्सट्रीम वैल्यू हटा दी तो हमारा अरिथमेटिक मीन 36 से कम होकर 34.7 हो गया. ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है क्योंकि हमने एक एक्सट्रीम नंबर हटाया है. भाई हमारे पास 50 के बाद 50s की रेंज में कोई वैल्यू नहीं है, 60s 70s की रेंज में कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्टली 80 आ गया.
तो ये 80 बहुत हाई वैल्यू है, ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल वैल्यू को इफेक्ट कर रही थी, इसको हटा दिया तो हमारी मीन वैल्यू थोड़ी कम हो गई। यही अगर हम 2-2 नंबर हटा देते, 2 नंबर एंड के हटा दो, फिर हटाने स्टार्टिंग के भी 2 ही नंबर पड़ेंगे, तो उस केस में हमारी मीन वैल्यू और भी थोड़ी कम हो सकती थी, या कह लीजिए और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाती। सो आउटलायर्स के इम्पैक्ट को, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के इम्पैक्ट को हटाने के लिए ट्रिम्ड मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसी केसेस में यूज़फुल है जहाँ पर वाकई में बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ दे रखी हों, जिनका बाकी के पूरे डाटा सेट से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं हो। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बच्चों का एवरेज स्कोर बताना है और बच्चों के मार्क्स आए हैं 60, 65, 70, 72, 79, 81, 88, नहीं 81, 88 भी नहीं, बस लेट इट बी, इतने ही, ठीक है। क्लास में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स ये हैं। अब क्लास में एक बच्चा है जिसके मार्क्स 99 है, एक बच्चा है जिसके मार्क्स 95 है, और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट पास हुए हैं, 33 नंबर, 37 नंबर है। अब अगर पूछा जाता है कि क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस कैसी है या क्लास का एवरेज स्कोर कैसा है, तो क्या मार्क्स 80s और 90s में आने चाहिए? नहीं, वो तो केवल 2 बच्चों के इतने हाई मार्क्स है। या फिर क्या मार्क्स 30s और 40s की रेंज में आना चाहिए एवरेज स्कोर? नहीं, वो तो सिर्फ 2 बच्चों के मार्क्स है। क्लास में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 60s और 70s की रेंज में है, तो हमारा एवरेज स्कोर भी 60s और 70s की रेंज में ही होना चाहिए है। तो इसी वजह से जो एक्सट्रीम वैल्यू है 90s और 30s, उनको हमें हटा देना चाहिए है। आई होप इट इज़ मच क्लियर नाउ। सो लास्ट में व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ ट्रिम्ड मीन, ऑलरेडी मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। ट्रिम्ड मीन सबसे ज़्यादा सूटेड है उस डाटा के लिए जहाँ पर डाटा में लार्ज इरेटिक डेविएशंस हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं, जो लास्ट के नंबर्स हैं, वो एक्सट्रीम हाई वैल्यूज़ है या एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ स्टार्टिंग में दे रखी है। इसे हम बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम द होल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सारे तो बीच के नंबर है, बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक रेंज में चल रही है, लास्ट में बहुत हाई नंबर आ गए या स्टार्टिंग में बहुत लो नंबर्स आ गए, और ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मतलब तिरछी, एक तरफ झुकी हुई डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल 60, 61, 70, 72 इस तरीके के नंबर से सारे, और एक आ गया फिर 99, तो ये जो है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, एक तरफ का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे ही स्टार्टिंग में भी हो सकता था। सो एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तिरछापन है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर वैल्यूज़ होती, जब वैल्यूज़ होती हैं इस तरीके की 60, 61, 70, 72, 75, 80, यहाँ पे हो जाता 55, 59, ये इस तरीके की वैल्यूज़ हैं एक रेंज में, तो ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है सडनली, तो वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो जब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तब ट्रिम्ड मीन का इस्तेमाल होना चाहिए है। इसको हम ट्रंकेटेड मीन भी बोलते हैं। ये जो है आउटलायर्स यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ के इम्पैक्ट को हटाने में हमारी मदद करता है। इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली कहाँ किया जा सकता है? जब हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। क्यों? देखो, वैसे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह में जो है इंडेक्स के केस में हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालते टाइम भी हम लोग जो है डाटा वैल्यूज़ को आगे पीछे से ट्रिम कर सकते हैं, मतलब लास्ट की कुछ वैल्यूज़ हटा दो, स्टार्टिंग कुछ वैल्यूज़ हटा दो, इस तरीके का काम किया जा सकता है। बट स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसका इस्तेमाल क्यों होना चाहिए? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि देश में प्राइस लेवल क्या है, ठीक है, महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें ये देखा जाता है कि एन एवरेज मिडिल क्लास सिटीजन ऑफ अ नेशन, ठीक है, वो क्या बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल करता है। तो एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान जो है सोप, शैम्पू, दाल, चावल, खाने पीने का सामान, ऑयल और क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे गुड्स इस्तेमाल करता है, ये सारे आइटम्स। उन सारे आइटम्स का बास्केट बना लेते हैं और उनके जो प्राइसेस होते हैं उन सब के प्राइसेस का टोटल करके पता लगाया जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, कम हुआ है। उन सब के प्राइसेस को किसी बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करके निकाला जाता है। अब कई बार होता क्या है कि कुछ एक आध आइटम ऐसा होता है जिसकी प्राइसिंग एक्सेसिवली बढ़ जाती है, और स्पेशली वो आइटम्स होते हैं फूड और एनर्जी। जो एनर्जी आइटम्स है उनका प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, और कई बार फूड आइटम्स का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। आपने देखा होगा सब्जी के केस में, देख लो, प्याज का रेट कभी बढ़ने पे आता है तो 100-200 भी क्रॉस किया हुआ है। टमाटर का रेट कभी बढ़ने पे आता है, नींबुओं का रेट बढ़ा था। सो इस तरीके से जो है कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका रेट एकदम से बढ़ जाता है। तो हो सकता है देश में वैसे महंगाई नहीं बढ़ी हो, एक मिडिल क्लास आइटम, एक मिडिल क्लास पर्सन जितने भी आइटम्स यूज़ कर रहा है उन सब का रेट जो है
कंपेयर टू बेस ईयर या कंपेयर टू प्रीवियस ईयर उन सब का जो है प्राइस नहीं बढ़ा है, कुछ एक आध आइटम ऐसा है जिसका प्राइस बढ़ा है, तो वो एक आध आइटम एक तरीके से क्या हुआ, आउटलायर हुआ, तो आप जो है उसको रिमूव कर दो, उस आइटम को रिमूव कर दो और बाकी के जो आइटम्स है सिर्फ उनके लिए इन्फ्लेशन वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इन्फ्लेशन वैल्यू इतनी हाई नहीं आएगी। सो इस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए कुछ आइटम्स जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनको बोला जाता है नॉइजी आइटम्स विद इन द डाटा। तो जो नॉइजी आइटम्स हैं उनके इम्पैक्ट को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रिम्ड मीन को, या कह लीजिए शिफ्ट्स इन द नॉन कोर एरिया। नॉन कोर एरिया मतलब एक मिडिल क्लास, एक एवरेज पर्सन की जो भी डेली की ज़रूरतों का सामान है उसमें जो नॉन कोर एरिया मतलब नॉन कोर आइटम है जो वो बहुत ज़्यादा यूजेज में नहीं लेता है या जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जिसके प्राइस बढ़ने या कम होने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नॉन कोर आइटम्स है, उन आइटम्स को हटा के बाकी के आइटम्स का जो है आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाले तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से ओवरऑल इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो प्रैक्टिकली इस तरीके से ट्रिम्ड मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। I hope all the types of mean are clear now. Thank you.